उनके वीडियोस हैं, उनकी ऑडियोज हैं, तस्वीरें हैं, उनके बयानात हैं, उनके मुजाहरों के अंदर शिरकत करने के सबूत मौजूद हैं, उनके एंटी पाकिस्तान एंटी आर्मी स्लोगन्स जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं। अगर फौज ने अपने सीनियर तरीन बंदों को नहीं छोड़ा है, वो जिन्होंने शोहदा के मुजस्समे तोड़े, वो जो मियां वाली एयर बेस में पेट्रोल बम ले जाके जहाजों को तबाह करना चाहते थे, वो जिन्होंने कोर कमांडर हाउस को रैंसैक किया, वो जिन्होंने GHQ पर हमला किया, ये किसी सूरत स्कॉट फ्री तो नहीं जाएंगे। आज की बड़ी खबर, फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल सुप्रीम कोर्ट ने समाअत गैर मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। बुखारी साहब, इसके ऊपर तो मैं कल ही कह रही थी कि ये फिर अब क्या बनेगा इसका, जब वहाँ से इतना क्लियर मैसेज DGI SPR की जानिब से आ गया, तो यहाँ पर अब हुआ ये है कि गैर मुइना मुद्दत तक के लिए इसको मुलतवी कर दिया गया। देखिए, सबसे बड़ी तकलीफ दे बात ये होती है जब आप नॉन इशूज़ को इशूज़ बनाएं। जो फौजी अदालतों के क़याम का ताल्लुक है, उसके ऊपर आज 40-45 साल के बाद बहस करना मुझे अजीबोगरीब लगता है। हमारे वो जजेस जो इसको रिव्यू कर रहे हैं, उनमें से बहुत से जजेस ऐसे हैं जिन्होंने फौजी अदालतों की दी गई सजाओं को या इंडोर्स किया है या उनको रिजेक्ट किया है। मतलब ये कि वो इसके साथ रिकनसाइल करते रहे हैं कि हाँ फौजी अदालतें हैं। अभी आप ये देखिए कि जो पिछली हुकूमत थी, जो आपके PTI के जो यानी PTI की जो हुकूमत थी, उसमें भी 25 लोगों का ट्रायल हुआ। उसमें से 3 को सजाए मौत हुई, कुछ को 10 से 12 साल सजा हुई। अब ठीक है कि अपील का हक है, चूंकि उसमें एज हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उन सजाओं को या माफ़ किया या कम कर दिया। यही सूरत हाल अब भी है। ये अदालतें 1952 में आर्मी एक्ट के तहत तश्कील पाई थी, और जिस तरह कल DGI SPR ने बताया कि 17 अदालतें जो हैं, जो स्टैंडिंग कोर्ट्स हैं, वो काम कर रही हैं ऑलरेडी पहले से। तो ये एक तासुर जो देने की कोशिश की जा रही है ना कि शायद नया तमाशा लगाया है फौज ने, या एक पहली दफ़ा ये ऐसा होने जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात ये है कि मुझे हैरत हुई है इस बात के ऊपर कि जो आज चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि जो लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ कोई सबूत है या नहीं है। अगर आपको याद हो, जो फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग हुई थी और जो कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई थी, उसके एलामिया में ये कहा गया था, नहीं ये सिर्फ कहा नहीं गया था, कहा था नाकाबिले तरदीद सबूत है उन लोगों के जिनको हमने गिरफ्तार किया है या जो हमारी तहवील में है। ये कहने के बाद फिर ये इस तरह के बुनियादी सवाल पूछना मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। ये मेरे ख्याल से पब्लिक गैलरीज के साथ खेलने की एक कोशिश है कि देखें जी हमने तो ये भी बात की थी। ये मेरे ख्याल से इतने हाई लेवल का जो फोरम हो इंसाफ का, वहाँ फंडामेंटल बातचीत नहीं होनी चाहिए जो ऑलरेडी तय है आइन में, जिसका वजूद है। जैसा मैंने कहा था कि 2021 में बाकायदा इसको एक तरमीम के ज़रिए और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करके आइन का हिस्सा भी बना दिया गया। तो ये चीज़ें बुनियादी तौर पर डिस्कस करने की नहीं है, ये रियलिटीज़ हैं जो आपको मान लेनी चाहिए। नहीं तो आपको लगता है कि आज एक इस गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी होने के बजाय ख़त्म हो जाना चाहिए था, इसकी ज़रूरत? मेरा ख्याल ये है कि अल्टीमेटली आप इन अदालतों को उठा के बाहर नहीं फेंक सकते। ये आइन के तहत बनी है, ये एक रियलिटीज़ हैं, इसके साथ आपको रिकनसाइल करना पड़ेगा जल्द या बदेर। जब भी अब इसकी हेयरिंग होती है दोबारा तो वो सुनेंगे। 2-3 चीज़ें देखें। एक बात तो ये है कि पहले भी वाज़ा कर दिया गया, मज़ीद कल वाज़ा किया गया, अभी मज़ीद इसमें वजाहत की गुंजाइश नहीं है कि जिसको मिलिट्री कोर्ट के तहत ट्राई किया जाता है, जिसको गिरफ्तार किया जाता है, उसके खिलाफ अगर सबूत नहीं है तो मुझे बताएं, तो दीवानापन है ना फिर किसी को पकड़ना। सही बात। उन्होंने कैटेगोरिकली स्टेट किया, उनके वीडियोज़ हैं, उनकी ऑडियोज़ हैं, उनके तस्वीरें हैं, उनके बयानात हैं, उनके मुजाहरों के अंदर शिरकत करने के सबूत मौजूद हैं, उनके एंटी पाकिस्तान एंटी आर्मी स्लोगन्स जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं। अब मुझे बताइए इसके बाद आपको कौन सी तफसील दरकार है जी? तो यानी वही वाली बात होगी ना कि नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। करेक्ट। एक जो खौफ है, उस खौफ की वजाहत बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये सजाए मौत जो है ना, ये किसी पाकिस्तानी को नहीं होती जब तक कि उसका कनेक्शन किसी गैर मुल्की स्पाइनेज एजेंसी के साथ ना हो। आप समझिए, यानी अगर आपने कोई जुर्म किया है तो आपको सज़ा मिलेगी, उम्र कैद की मिल सकती है, 10 साल की मिल सकती है, 5 साल की मिल सकती है, 2 साल की मिल सकती है, माफ़ी मिल सकती है। लेकिन जो ये मौत की सज़ा का जो है तलवार लटक रही है ना, ये सिर्फ उसी सूरत में होता है जब किसी ने किसी गैर मुल्की एजेंसी के एजेंट के तौर पर काम किया हो। ये वजाहत की भी है कल DGI SPR ने। अच्छा। तो दूसरी बात यह है कि अगर ये तवक्को की जा रही है कि ये सारे लोग जो हैं इनको बस जुम्बश कलम छोड़ दिया जाएगा, अपने अपने घरों को आएंगे, तो मेरे ख्याल से इस गलतफहमी से बाहर निकलना चाहिए। अगर फौज ने अपने सीनियर तरीन बंदों को नहीं छोड़ा है,
तो वो जिन्होंने शोहदा के मुजस्समे तोड़े, वो जो मियाँ वाली एयर बेस में पेट्रोल बम ले जाके जहाज़ों को तबाह करना चाहते थे, वो जिन्होंने कोर कमांडर हाउस को रैंसैक किया, वो जिन्होंने GHQ पर हमला किया, ये किसी सूरत स्कॉट फ्री तो नहीं जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप you take it or you throw it। हाँ, नहीं, स्टेटस क्या है ट्रायल का? 102 अफराद मिलिट्री कस्टडी में, ट्रायल चल रहा है, नहीं चल रहा है? अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं चल रहा है। कल जो मैसेज दिया गया मैं इसके बारे में थोड़ा सा इबाम है। हाँ। मैं वो उसकी वजाहत कर देता हूँ। देखिए, उनका ट्रायल एज सच शुरू नहीं हुआ। अच्छा। और अटॉर्नी जनरल ने बिल्कुल ठीक कहा कि इनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ, इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और इन्वेस्टिगेशन काहे पे हो रही है कि इनका ताल्लुक फौज के अंदर किसी शख्स से तो नहीं है। अच्छा। ये ढूंढा जाए कि क्या इन लोगों का जिनका ट्रायल शुरू होना है अभी, उनके बारे में तफ्तीश की जा रही है कि क्या ये किसी से हदायत तो नहीं ले रहे थे फौज में, या किसी फौजी के साथ इनकी कोई साजिश का हिस्सा तो नहीं था। जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, देन इट विल कम टू ट्रायल। ठीक है, ये बुनियादी बात है। ये मेरे ख्याल से अटॉर्नी जनरल ने काफ़ी वाजे करने की कोशिश की है, लेकिन वो कुछ लोग होते हैं जो बाल की खाल उतारते रहते हैं। मेरे ख्याल से इस पर बाल की खाल उतारने से मतलब नुकसान तो हो सकता है, फ़ायदा कोई नहीं होने जा रहा। इसलिए मेरा ख्याल है इसके बारे में इबाम। अच्छा बुखारी साहब, जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या ये जो 102 अफराद की लिस्ट है आपने दी, ये पब्लिक होगी? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरख्वास्त है कि 102 अफराद के नाम और तफसीलात की लिस्ट पब्लिक ना की जाए। आपको लगता है कि ठीक फैसला है? मेरे ख्याल से उन्होंने वो यानी जो ख्वाहिश थी सुप्रीम कोर्ट की कि हमें बताएं कौन लोग हैं, वो तो उन्होंने पूरी कर दी, वो तो लिस्ट दे दी उन्होंने। बाकी मेरे ख्याल से उन्होंने इसलिए भी कहा है कि इस लिस्ट को पब्लिक ना किया जाए कि मुमकिन हो सकता है इसमें से कुछ लोग बेकसूर हों। अच्छा, हाँ, ये एक बहुत बड़ा मेरा और या इसलिए भी हो सकता है कि अगर नाम दिए जाएंगे तो फिर पैनिक हो जाएगा। कुछ ना कुछ वजह इसकी ज़रूर है, ये तो मुझे यकीन है। सही। क्योंकि देखिए, जिनके वो लोग हैं उनके घर वालों को तो पता है, और किसको बताना है आपने? इंडिया को इतला देनी है, अमेरिका को बताना है। तो मेरे ख्याल से जब तक हतमी तौर पर यह तय ना हो जाए कि वो कसूरवार हैं और उनके खिलाफ केसेस और ट्रायल शुरू हो गया है, उस वक्त तक लिस्ट ना देने में मेरे ख्याल से हिकमत है इसमें। इसको बात को समझने की कोशिश। अच्छा बुखारी साहब, एक पैनिक इस चीज़ को लेकर भी है कि 102 अफराद, शायद उन तमाम के तमाम को शायद कोई कैपिटल पनिशमेंट जो है वो हो जाएगी, और इस तरह की इसमें जो है वो कितना एक एजम्पशन है या खुद से बनाई हुई बात है? अभी यकीनन इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं है। इस हवाले से पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो बेकसूर भी। कल DGISPR ने कहा भी, उसने कहा जी ये हर आदमी की सज़ा जो है वो उसके जुर्म के मुताबिक होगी। ये नहीं हो सकता कि आप वहाँ सिर्फ खड़े थे तो आपको उनके साथ सज़ा दी जाए जिन्होंने वहाँ हमला किया था। ये भी नहीं हो सकता कि आपने यहाँ से पत्थर मारा है और आपकी सज़ा वो हो जिसने आग लगाई है। तो ये मेरे ख्याल से ये कानून के तकाजे जो हैं वो पूरे करने की तरफ ये इकदामात हैं। और मैं तवक्को रखता हूँ ये कि फ़ौजी अदालतों में, हमने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, कि हम एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, एज ए जर्नलिस्ट, वी डोंट सपोर्ट कि लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए, अनलेस ऑफ कोर्स कि उन्होंने कोई ऐसा जुर्म किया हो जिसका इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो जब आप, जैसा मैंने कहा, जिस नौयत का सानेहा है 9 मई का, उसमें इसके बगैर चारा नहीं है कि दीज पीपल शुड बी ट्राइड इन द मिलिट्री कोर्ट्स। अच्छा बुखारी साहब, ये जो जस्टिस याया अफरीदी साहब ने कहा है कि फुल बेंच बनाया जाए, पहले ही अदालतों के ऊपर जो है वो बड़े सवालात उठ रहे हैं, तो ये मुतालबा कि किस तरह से देख रहे हैं आप इस मुतालबे को? और उन्होंने ये भी कहा है कि बेंच को फौरी तवज्जो और चीफ जस्टिस की नज़रसानी की ज़रूरत है। हाँ, मेरे ख्याल से उन्होंने मशवरा तो दे दिया है। जैसा कि आपने देखा कि इस बेंच का भी वही हाल हो रहा है जो वो इलेक्शन की तारीख के हवाले से बेंच बना था। आपको याद है ना, वो भी पहले 9 का बना, फिर 7 का रह गया, फिर 5 का रह गया। फिर आपने देखा उसके फैसले के ऊपर कितनी ले-दे हुई। किसी ने कहा ये 3-2 है, किसी ने कहा ये 4-3 है। तो इसके भी हवाले से मुझे यूं ही लग रहा है, इसलिए भी कोई अच्छी रिवायत तो नहीं है ना। तो जस्टिस याया अफरीदी साहब ने जो कहा है, मेरे ख्याल में वो एक लॉजिकल बात है। देखिए, इदारे की साख को बचाने की देखिए, जब वो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस लॉ कानून बना था तो यही था कि किसी एक शख्स की मर्जी और मंशा के मुताबिक तमाम फैसले नहीं होने चाहिए, उसमें मुशावरत का अमल होना चाहिए। जैसा कि बेंच बनाने के हवाले से ये सारी लड़ाई जो है, ये बेंच बनाने का वो इख्तियार है चीफ जस्टिस का, जिसके तहत वो हमेशा अपनी मर्जी का बेंच बना लेते हैं। सॉरी, अपनी मर्जी के जजेस को उसके ऊपर यानी मुकर्रर कर देते हैं।
तो जो नया कानून था उसके मुताबिक ये था कि 3 बंदों की एक कमेटी होगी, जो 2 सीनियर 3 जजेस होंगे और एक चीफ जस्टिस, सब खुद होंगे। ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसके अंदर क्या कबाहत थी, ये कर लेना चाहिए था। कर लेना चाहिए। ठीक है, अच्छी सजेशन है, कर लेना चाहिए। यकीनन इदारे की साख को बचाने के लिए अंदर से ही जो है वो कोशिशें जब तक नहीं होंगी तो तब तक चीज़ें जो हैं वो बेहतर नहीं होंगी।